आप सभी को एग्जाम नैनो चैनल में हार्दिक स्वागत है। अगर आप केवीएस एनवीएस का इकोनॉमिक्स का सिलेबस को देखेंगे और पीवाईक्यू को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कहाँ से पूछे गए, या तो आपका रिसेंट गवर्नमेंट स्कीम से पूछा गया है या इकोनॉमिक्स के वैसे फैक्ट से पूछा गया है जो हमेशा एवरग्रीन रहा है, यानी वहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो 5 ईयर प्लान से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। साथ ही जितने भी स्कीम्स है जो हाल ही में लॉन्च हुआ है और साथ ही जो थोड़ा पुराना लॉन्च है बट इम्पोर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम आया था, योजना आया था, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्या किस टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है आपसे कि इसका लॉन्च कब किया गया था। तो आपको याद रखना है कि 2015 में लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च हुआ था? तो पानीपत हरियाणा से ये लॉन्च हुआ था। तो ये सब जो फैक्ट है जिसके बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, कंप्लीट वेस्ट है आपका इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जहां से आपका क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट है ये किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो एल के झा कमेटी के द्वारा दिया गया था। तो ये जो पूरा कंपाइलेशन आपके सामने दिख रहा है, ये पूरा कंपाइलेशन उसी पर बेस्ड है जो कि आपका होने वाला है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के ऊपर। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो पहला था आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसके बारे में हम लोग बात किए कि 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुआ था और इसका पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो को बढ़ाना, यानी कि बाल लिंगानुपात जो है उसको बढ़ाना मेन एम था आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का। नेक्स्ट आपका एक इम्पोर्टेंट स्कीम लॉन्च किया गया था, वो था आपका सुकन्या समृद्धि योजना। ये भी 2015 में हुआ था। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या था कि 10 वर्ष तक की जो लड़कियों है बालिकाओं है उसका बैंक या डाकघर में क्या करना था, बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट खोलना था। फिर आपका आया था आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा का हेल्थ कार्ड स्कीम सोयल से रिलेटेड, जो कि लॉन्च हुआ था 2015। ये याद रखना है आपको कि सूरतगढ़ राजस्थान से लॉन्च हुआ था और सोयल का हेल्थ के लिए ये कार्ड बनवाया गया था। फिर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ जाएगा एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इससे आपका किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है कि कितना अमाउंट तक का लोन इसमें प्रोवाइड कराया जाता है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आपको याद रखना है कि 10 लाख तक का जो है लोन प्रोवाइड कराया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, करंट टाइप से है बट ये अभी स्टैटिक पोर्शन बन गया है। तो ये क्या करता है कि कोलाटरल फ्री यानी कि कोई भी गारंटी के बिना गारंटी का 10 लाख तक का लोन जो है उपलब्ध कराया जाता है जो छोटे छोटे उद्यमी होते हैं उन लोगों को। लॉन्च डेट याद रखिएगा 8 अप्रैल 2015। फिर अगर हम लोग बात करें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आपका 2015 का ही स्कीम है। इसमें क्या होता है कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर दिया जाता है कितना तक का, 2 लाख तक का। इसमें एज अगर हम लोग बात करें तो 18 to 70 ईयर्स के एज ग्रुप को इसमें कवर कराया जाता है और इसमें आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है 20 रुपया पर साल का। फिर एक स्कीम आपका लॉन्च हुआ था पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, यह भी 2015 का है। इसमें जो है लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया जाता है 2 लाख तक का। यहाँ पर प्रीमियम याद रखिएगा कितना प्रीमियम देना पड़ता है, 436 रुपया प्रति साल। और एज जो है इसका 18 to 50 ईयर्स का एज लिमिट है। फिर हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट में चले जाएंगे हम लोग यहाँ पर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है कि ऑल ओवर इंडिया में यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी और इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करना, प्रमोट करना। इसलिए लाया गया था डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। फिर आपका आता है स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो कि 2016 में लॉन्च हुआ था और इसको किस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया था, किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, इनोवेशन और स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया था। फिर इंपॉर्टेंट में हम लोग आएंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है ये गैस कनेक्शन से रिलेटेड है, जिसमें जो बीपीएल फैमिलीज के वोमेन्स है उसको फ्री में गैस कनेक्शन प्रोवाइड कराया जाता है। 2016 का स्कीम है। इसमें आपको सॉरी, ये उज्ज्वला योजना से बहुत कोई को लगेगा कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है बट ये गैस कनेक्शन से रिलेटेड है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। फिर अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट में प्रधानमंत्री आवास योजना, काफ़ी पुराना हो चुका है ये। फिर भारतमाला प्रोजेक्ट, ठीक है। तो भारतमाला परियोजना जो है इसको 2017 में लॉन्च किया गया। इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था कि पूरे भारतवर्ष में रोड कनेक्टिविटी को क्या करना, बढ़ाना।
जो कि अभी हम लोग देख भी रहे हैं कि बहुत जगह रोड बन रहा है। फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में ये चर्चित रहा है, आयुष्मान भारत योजना। तो ये आयुष्मान भारत योजना का लॉन्च डेट आप याद रखिएगा, 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। इसमें क्या होता है कि फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कवर कितना 5 लाख प्रति साल प्रोवाइड कराया जाता है। ये अमाउंट याद रखिएगा कि साल में कितना हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाता है, तो 5 लाख पर ईयर। इसका लॉन्च डेट कब लॉन्च हुआ था ये आपको याद रखना है, आयुष्मान भारत योजना। अगर आप केवीएस एनवीएस का स्पेशल नोट्स चाहते हैं तो एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये नोट्स मिल जाएगा। अगर हम लोग बात करें पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम किसान, तो पीएम किसान लॉन्च कब किया गया था? 24 फरवरी 2019 को लॉन्च हुआ था। और इसमें जो है आपका फार्मर्स को क्या कराया जाता है, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। साल में कितना दिया जाता है? 6,000 रुपया दिया जाता है। 3 इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड कराया जाता है, यानी 2,000 करके 3 बार प्रोवाइड कराया जाता है। तो पीएम किसान सम्मान निधि का आपको याद रखना है लॉन्च डेट और कितना इसमें अमाउंट प्रोवाइड कराया जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे पीएम श्री स्कूल स्कीम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में अगर आप केवीएस के स्कूल में जाएंगे, एनवीएस स्कूल में जाएंगे, तो पहले लिखा रहता था केंद्रीय विद्यालय फिर लोकेशन का नाम, बट अब आगे नाम लिखा रहेगा पीएम श्री। तो पीएम श्री क्या है? इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव था कि देश के 14,500 स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करना। लॉन्च कब हुआ था? शिक्षक दिवस के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया था 5 सितंबर 2022 को। तो आप देख पा रहे हैं कि 2015 से हम लोग कवर कर रहे हैं, तो इस टाइप के जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, इसके पीछे खाली आपको एक ही काम करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सो दैट हर एक चीज़ को ला पाए डेली बेसिस पर। अब हम लोग एक इम्पोर्टेंट करंट इकोनॉमिक अपडेट में अगर हम लोग बात करें, जो 2025 का, कब का? 2025 का, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 16th फाइनेंस कमीशन, और यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। 16th फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पूरा का पूरा 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्या क्या बातें होगा इसमें? सबसे पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिसंबर 2023 में इसको क्या क्या बनाया गया, ठीक है। भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2023 में इसका गठन किया गया, किस चीज़ का? 16th फाइनेंस कमीशन का। इसका चेयरमैन कौन है? तो अभी जो चेयरमैन है वो कौन है? अरविंद पनगड़िया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपका 16th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन का नाम क्या है। तो 16th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन का नाम है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। कौन थे? ये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष थे, वाइस चेयरमैन, फॉर्मर वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 16th फाइनेंस कमीशन के सेक्रेटरी का नाम क्या है, तो ऋत्विक रंजनम पांडे जो है इसका क्या है? सेक्रेटरी का नाम है। और किस पीरियड के लिए है? तो 5 साल के लिए है। कब से? 2026-27 से लेकर के 2030-31, टोटल 5 फाइनेंशियल ईयर को इसमें ऐड किया गया है, जो कि स्टार्ट होने जा रहा है 2026-27 से 2030 से 31 तक। तो इसको पूरा का पूरा डबल स्टार लगाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये आपका रिसेंट का मामला है और ये 2026 से लागू होने वाला है, 2026-27 फाइनेंशियल ईयर से। और इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो 1 जनवरी से नहीं होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो अभी जो आपका 2026 का मार्च महीना तक, यानी 31 मार्च तक जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा वो 2000 कौन सा रहेगा? वो 2025 वाला रहेगा। बट जैसे ही आपका 1 अप्रैल, कितना? 1 अप्रैल 2026, यहाँ से आपका कौन सा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा? नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा। और हम लोग कुछ पोजीशन की बात करें तो 16th फाइनेंस कमीशन का वाइस चेयरमैन का नाम हो जाएगा सुमन बेरी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम हो जाएगा वीवीआर सुब्रमण्यम। चेयरमैन कौन होते हैं? फाइनेंस कमीशन का जो चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। किस आर्टिकल के तहत फाइनेंस कमीशन गठन किया जाता है? तो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जो है आपका फाइनेंस कमीशन को गठन किया जाता है। अगर हम लोग अब कुछ कंपनीज की बात करेंगे, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो जो पब्लिक कंपनीज होती है उसको कैटेगराइज किया जाता है, जैसे कि महारत्न हो गया, मिनी रत्न हो गया और नवरत्न हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? कभी कभी पूछ लिया जाता है कि करंट काउंट कितना है। तो वर्तमान में महारत्न कंपनियों की जो संख्या है भारत में वो कितना है? 13 है। तो 13वां नंबर का कौन सा कंपनी बना है? ऑयल इंडिया लिमिटेड को किसका दर्जा दिया गया है? महारत्न का दर्जा दिया गया है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में काउंट होगा। फिर अगर हम लोग बात करें नवरत्न कंपनी का, तो नवरत्न में टोटल कितना है? 16 है, अप्रोक्स 16 है। और हाल ही में 2 कंपनी को शामिल किया गया है नवरत्न के कैटेगरी में। कौन सा हो जाएगा आपका? राइट्स लिमिटेड और इरकन।
तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। पूछा जा सकता है इस टाइप से कि किन दो कंपनियों को हाल ही में नवरत्न कंपनियां के श्रेणी में रखा गया है। तो राइट्स लिमिटेड को और इरकॉन को जो है आपका नवरत्न के श्रेणी में रखा गया है। टोटल काउंट हो जाएगा आपका 16। अब कुछ हम लोग स्कीम की बात करेंगे, मेजर स्कीम्स जो 2023-25 के बीच में हुआ है और जो इम्पोर्टेंट है। 2023-25 के बीच में हुआ है और जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एक है आपका पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024 में लॉन्च हुआ है ये। और इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है कि रूफटॉप सोलर के माध्यम से 1 करोड़ परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली फ्री में प्रोवाइड करना। यानी आपका रूफ में यानी छत में सोलर पैनल लगा करके आपको क्या प्रोवाइड कराया जाएगा, 300 यूनिट तक का बिजली फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। ये यूनिट याद रखना है कि कितना यूनिट का फ्री है, तो 300 यूनिट का, इसलिए इसको यहाँ हाईलाइट कर दिए हम कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। बाकी चीज़ों का आप याद करेंगे नहीं करेंगे। और कितने घरों को दिया जाएगा, तो 1 करोड़ परिवारों को दिया जाएगा। लॉन्च कब हुआ था, फरवरी 2024। उसी टाइप से एक इम्पोर्टेंट स्कीम लॉन्च हुआ था जिसका नाम है आपका पीएम विश्वकर्मा स्कीम, पीएम विश्वकर्मा योजना। ठीक, अब ये आपका लॉन्च हुआ था 17 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था। और इसमें क्या गया है कि टोटल 18 व्यवसायी 18 ट्रेड्स को शामिल किया गया था। किस लिए, ताकि उसको और ट्रेनिंग दिया जाए, टूल किट प्रोवाइड कराया जाए, लोन प्रोवाइड कराया जाए उन लोगों को। फिर आपका एक स्कीम आया था प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी नया महाअभियान 2023 में लॉन्च हुआ था। और जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं उनको सामाजिक और आर्थिक कल्याण हेल्प प्रोवाइड करना था। फिर आपका आया था लखपति दीदी स्कीम। लखपति दीदी स्कीम लॉन्च हुआ था अगस्त 2023 में। इसका मेन एम था कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना। इसके माध्यम से जो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप है इन सब चीज़ों में लोगों का इनकम को बढ़ा करके 1 लाख से अबव कराना था। फिर आया था आपका महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, जो कि आया था 1 अप्रैल 2023 को। इसमें क्या था कि महिलाओं या लड़कियों के लिए 7.5% इंटरेस्ट के साथ 2 साल के लिए एक बचत स्कीम था ये। फिर अगर हम लोग इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक अवार्ड्स को देखें जो कि 2024 का है, जैसे कि भारत रत्न दिया गया किसको, एम एस स्वामीनाथन को दिया गया। जो कौन थे, आपका ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत में हरित क्रांति के जनक थे। और इनको जो ये सम्मान मिला वो मरणोपरांत मिला, यानी कि जब सम्मान मिला तब इनका डेथ हो चुका था। तो एम एस स्वामीनाथन याद रखिएगा, भारत रत्न दिया गया। कब दिया गया, 2024 में दिया गया। और ये कौन थे, तो हरित क्रांति के जनक थे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 2024 में ही आपको भारत रत्न दिया गया किसको, फॉर्मर पीएम चौधरी चरण सिंह को, जिसे हम लोग किसानों के मसीहा के नाम से जानते हैं। तो इनको भी आपका क्या दिया गया, भारत रत्न मिला 2024 में। फिर अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कि अर्थशास्त्र का नोबेल 2024 में किसको मिला था, 2025 वाला भी याद कर लीजिएगा, 2024 वाला भी आपको याद रखना है। तो 2024 वाला को जो मिला था वो मिला था डैरोन एक्मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। इन 3 आदमियों को जो है मिला था नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स में। अगर हम लोग बात करें कुछ इकोनॉमिक टारगेट्स का, जैसे कि आपका विकसित भारत आप सुन रहे होंगे, तो विकसित भारत का जो टारगेट है, डेडलाइन है, कब तक है, 2047 तक भारत को क्या बनाना है, विकसित भारत बनाना है। क्योंकि हम लोगों का 2047 में कितना साल हो जाएगा, आज़ादी का 100 साल हो जाएगा। तो इसीलिए 2047 को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही नेट जीरो इमिशन, इसका जो टारगेट रखा गया है 2070 रखा गया है, यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन। ठीक, तो नेट जीरो इमिशन का जो टारगेट है 2070 हो जाएगा आपका। फिर आपका है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना। भारत को कितना ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला देश बनाना है। तो इसके लिए जो टाइमलाइन रखा गया है कि आगे आने वाले टाइम में हो जाएगा, कोई फिक्स टाइमलाइन इसमें नहीं रखा गया। बाकी टारगेट आप याद रखिएगा कि 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनना है भारत। अब कुछ हम लोग इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे, उसका हेडक्वार्टर और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आपका वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में है। इसका स्थापना कब हुआ था, 1944 या 45 के आसपास हुआ था आपका। अगर हम लोग बात करें तो ये क्या करता है, तो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए आपका, यानी डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर भारत सरकार को कोई बढ़िया कोई मिशन लॉन्च करना है ऑल ओवर इंडिया और उसके लिए फंड की कमी पड़ रहा है, तो वो कहाँ पर जाएगा, वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है। ठीक,
साथ ही साथ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी जो है आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही जारी किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो वो आ जाएगा आपका आईएमएफ, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगर हम लोग बात करें इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। और ये क्या करता है कि भुगतान संतुलन संकट को दूर करने हेतु ये आपका शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है। तो दोनों में आपको अंतर याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक जो है ये आपका लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट के लिए, बाकी आईएमएफ जो है ये आपका शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है। साथ ही हम लोग अगर बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। सेशन को लाइक भी करते जाइएगा, शेयर भी करते जाइएगा, कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। अगर हम लोग ब्रिक्स की देखें तो ब्रिक्स का जो आपका हेडक्वार्टर हो जाएगा वो शंघाई हो जाएगा। और अभी हाल ही में 2024-25 में कौन कौन सा देश जो है नया मेंबर बना है ब्रिक्स का? तो आपका मिस्र हो गया, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, अरब अमीरात और इंडोनेशिया। ये सारा जो है आपका ज्वाइन किया है जनवरी 2025 में, किसमें? आपका ब्रिक्स में। तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर आपका शंघाई। फिर आपका G20 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें टोटल 9 कंट्रीज शामिल है, साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन शामिल है, जो कि 2023 वाला समिट में आपका अफ्रीकन यूनियन ऐड हुआ था। तो G20 में कौन कौन सा चीज़ शामिल है? पहला तो 19 देशों का समूह शामिल है, फिर आपका यूरोपियन यूनियन शामिल है, और फिर आपका अफ्रीकन यूनियन शामिल है। अब अगर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, जैसे कि आपका विदेशी व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें काफ़ी हाईलाइट रहा 2-3 सालों से। जैसे आप बार बार सुनते होंगे कि फॉरेक्स रिजर्व, तो विदेशी मुद्रा भंडार, ये क्या होता है? तो केंद्रीय बैंक द्वारा, जो कि सेंट्रल बैंक कौन है? इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं में रखी गई संपत्ति को हम लोग फॉरेक्स रिजर्व के नाम से जानते हैं, यानी कि केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं में रखी गई संपत्ति। इसमें भारत का कितना भंडार है? तो $700 बिलियन प्लस। कितना है? $700 बिलियन प्लस का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व इंडिया के पास है। फिर आपका आपका एक आता है एफडीआई और एक आता है एफआईआई। तो एफडीआई क्या करता है? ये कोई भी कंपनी पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है स्टॉक मार्केट में, एफडीआई। और एफआई क्या करता है? तो ये क्या करता है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करता है शेयर बाजार में। एफआईआई ठीक हो जाएगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फिर आता है आपका सीबीडीसी। सीबीडीसी क्या है? ये काफ़ी एकदम हॉट टॉपिक है। डिजिटल रुपया। डिजिटल रुपया क्या है? तो ब्लॉकचेन का यूज करके आरबीआई द्वारा जो डिजिटल करेंसी जारी किया गया था उसी का नाम दिया गया था सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसे हम लोग कहते हैं ई रूपी। ये आपका दो टाइप का था, एक था आपका रिटेल ई रूपी और एक था आपका होलसेल ई रूपी। ठीक, दो टाइप ये आपको याद रखना है। और यहाँ क्या याद रखना है कि सीबीडीसी में आपका कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है? तो इसमें आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपका क्रिप्टो करेंसी में भी होता है। अगर हम लोग क्रिप्टो टैक्स की बात करें तो क्रिप्टो पर कितना टैक्स लगाया गया है इंडियन गवर्नमेंट की ओर से? 30% टैक्स लगाया गया है, अगर आपको वहां से कुछ प्रॉफिट होता है तो। यानी कि अगर आप 100 रुपया कमाता है क्रिप्टो से, तो आपको 30% का टैक्स किसको भरना होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आपको देना होगा। फिर आपका आता है यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो यूपीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसको डेवलप किसने किया था? तो एनपीसीआई के द्वारा ये डेवलप किया गया, और हम लोग सभी वाकिफ है यूपीआई से। अब एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, एक एग्जांपल दे दिया जाता है आपको और पूछा जाता है किस टाइप के बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी के टाइप्स देखेंगे तो पहला बेरोजगारी आता है आपका संरचनात्मक बेरोजगारी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो ये कब होता है? जब मान लेते हैं कि कोई श्रमिक है, उसका जो नॉलेज है, जो स्किल है और जो जॉब अवेलेबल है, दोनों अगर मैच नहीं कर रहा है और उसके वजह से कोई व्यक्ति अगर बेरोजगार है, तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है इंडिया में खास करके। ये कब उत्पन्न होता है? कभी कभी टेक्नोलॉजी का चेंज होने से भी उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि कोई टेक्नोलॉजी आया तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि उस टेक्नोलॉजी में तुरंत आप अडॉप्ट कर लेंगे और 100% स्किल्ड हो जाएंगे। तो जब आपका श्रमिकों के कौशल और उपलब्ध नौकरियों के बीच अगर बेमेल है, टेक्नोलॉजी चेंज है, तो आपका उसे कहते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। और ये सबसे ज़्यादा है इंडिया में, मोस्ट कॉमन इन इंडिया। अब नेक्स्ट आता है आपके एक प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसे हम लोग छुपी हुई बेरोजगारी के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है? जैसे इसका एग्जांपल है खेती बाड़ी।
कृषि कार्य में जहाँ 2 आदमी का जरूरत है वहाँ पूरा 10 फैमिली का 10 मेंबर लगा हुआ है। तो ऐसे में तो देखने में लग रहा है कि 10 बंदा काम कर रहा है, बट ओरिजिनली वो काम कितना आदमी का है? 2 आदमी का काम है। तो उस टाइप के बेरोजगारी को हम लोग कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आपका आता है एक फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि एक नौकरी छोड़ करके, जैसे कोई व्यक्ति कोई जॉब कर रहा है, फिर वो जॉब छोड़ करके दूसरा जॉब ज्वाइन कर रहा है, तो उन दोनों के बीच में जो टाइम गैप है उसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि घर्षण जनित बेरोजगारी। और ये क्या होता है नेचर में, क्या होती है आपका, अस्थायी होता है, टेम्पोररी होता है, परमानेंट नहीं होता। फिर आपका आता है कि साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। आप जानते होंगे कि बहुत सारी चीज़ों का डिमांड सीजनल होता है, एक सीजन खत्म होने के बाद उसका डिमांड घट जाता है, तो उसके कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि व्यापार चक्र में मंदी या गिरावट के कारण जो भी आपका अनएम्प्लॉयमेंट आएगा उसे हम लोग कहेंगे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर वर्तमान रेट की बात करें, ये 2023-24 का डाटा आपको दिख रहा होगा, करंट आप चेक कर लीजिएगा कितना डाटा है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेंसस, यानी कि जनगणना। अभी तक हुआ नहीं है, कोरोना के कारण आपका 2011 में लास्ट जनगणना हुई है, उसके बाद 2021 में होने वाला था, बट आप सभी जानते हैं कि कोरोना के कारण उसको क्या एक्सटेंड कर दिया गया, अभी हाल ही में होने वाला है। तो अगर हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अभी भी इसी डाटा पर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का पॉपुलेशन कितना है, तो 121 करोड़ पॉपुलेशन है भारत का, अभी तो बढ़ गया है नो डाउट। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। अगर हम लोग सेक्स रेशियो की बात करें तो 943 आपका सेक्स रेशियो है, यानी कि लिंगानुपात है, यानी कि आपका 943 फीमेल्स है 1000 मेल्स में। अगर हम लोग हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात करें तो वो केरला का है, और लोएस्ट जो है आपका हरियाणा का है। फिर अगर हम लोग लिटरेसी रेट की बात करें तो साक्षरता दर जो है भारत का कितना है, 74.04% है। इसमें हाईएस्ट में केरला है 94% के साथ, और सबसे न्यूनतम बिहार का है जो कि है आपका 61.8%। और ये एक फेमस क्वेश्चन है कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, जनघनत्व कितना है, तो जनघनत्व जो है वो है 382 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। सबसे ज़्यादा इसमें है आपका बिहार का ज़्यादा है, क्योंकि इसमें आप देख पा रहे होंगे कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहता है बिहार में, 1106। और सबसे कम जो है आपका डेंसिटी देखने को मिलता है वो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में मात्र 17 व्यक्ति रहता है। तो सर्वाधिक में बिहार हो जाएगा, न्यूनतम में अरुणाचल प्रदेश। और लिटरेसी के मामले में बात करें तो न्यूनतम में बिहार हो जाएगा और सर्वाधिक में कौन हो जाएगा, केरल हो जाएगा। फिर हम लोग ग्रोथ रेट की बात करें कि यानी कि 2001 से लेकर के 2011 के बीच जनसंख्या किस हिसाब से बढ़ी है, तो 17.7% का ग्रोथ रेट आपको देखने को मिला है पिछले 2001 से लेकर के 2011 में। और सिर्फ एक स्टेट है जो नेगेटिव ग्रोथ दिखाया है, जो कि है आपका नागालैंड, यानी कि -0.6%। और एक टॉपिक जो कि है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जहां से पिछले बार भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसका ड्यूरेशन क्या था, 2015 से लेकर के 2030, ये याद रखिएगा। और यूनाइटेड नेशन की ओर से टोटल 17 गोल्स जो है आपका तय किया गया, कितना, 17 गोल्स। और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस सेक्शन से, कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि जीरो हंगर कितना नंबर का गोल था, या गोल 2 में कौन सा आपका एम है। तो अगर हम लोग देखें तो गोल 1 रखा गया है कि पूरा वर्ल्ड में क्या नहीं होना चाहिए, गरीबी नहीं होना चाहिए, शून्य गरीबी, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रही है सब। गोल 2 है इसका जीरो हंगर, यानी कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा। गोल 3 है इसका कि लोगों का हेल्थ और वेलबींग अच्छा होगा। गोल 4 में आपका क्वालिटी एजुकेशन है, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि केवीएस एनवीएस का एग्जाम आप देने जाएंगे तो क्वालिटी एजुकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर जेंडर इक्वलिटी आपका गोल 5 में आता है। फिर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यानी कि स्वच्छ जल और स्वच्छता, ये आपका गोल 6 में काउंट हो जाएगा। फिर उसी टाइप से गोल 7 की बात करें तो ये है आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। और गोल 13 की बात करें तो क्लाइमेट एक्शन, जो कि है जलवायु कार्रवाई। जितना इंपॉर्टेंट है उसी को ऐड किया गया है, बाकी को आप किताब वगैरह से देख सकते हैं, बट टाइम कम है तो इसी टाइप से आपको करना होगा। अब एक जो कॉन्सेप्ट है जो कि है इकोनॉमिक गुड्स का कॉन्सेप्ट, यानी कि आर्थिक वस्तुओं के प्रकार। तो एक होता है गिफन गुड्स। तो गिफन गुड्स हम लोग किसे कहते हैं, तो घटिया वस्तु जिनका कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है।
तो गिफन गुड्स जो होती है किस टाइप की वस्तु होती है? घटिया वस्तु, यानी कि इसमें कोई क्वालिटी अच्छा नहीं होता, बट इसका कीमत अगर बढ़ जाएगा तो डिमांड भी बढ़ जाएगा। यानी कि ये जो गिफिन गुड्स है ना, गिफिन वस्तु है, ये क्या करता है? मांग के नियम का उल्लंघन करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कहीं पर अकाल आ गया है या कुछ चीज आ गया है जिसके कारण वहां पर क्या हो गया, ब्रेड और चावल जैसा इंपॉर्टेंट फूड का आइटम का क्या प्राइस बढ़ गया है, तो वहां पर आप क्या देखेंगे? अकाल की स्थिति में लोग ये नहीं देखेगा कि ब्रेड का क्वालिटी क्या है, चावल का क्वालिटी क्या है, वो उसको खरीद लेगा। यानी कि कीमत बढ़ जाए कीमत बढ़ जाएगा, और कीमत बढ़ने के साथ साथ उसका मांग भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर दो पॉइंट आपको याद रखना है कि गिफिन गुड्स जो है ये मांग के नियम का उल्लंघन करता है। फिर आपका आता है कि वेवलन वस्तुएं। तो जितने भी लग्जरी गुड्स आइटम होता है ये सारा आपका आता है वेवलन गुड्स के अंदर। जैसे कि डायमंड हो गया, लग्जरी कार हो गया, और जैसे जैसे इसका डिमांड राइज होगा उसी टाइप से इसका प्राइस भी राइज होगा। किस टाइप की वस्तुओं में? तो वेवलन गुड्स में। फिर आता है आपका पब्लिक गुड्स, जिसे हम लोग सार्वजनिक वस्तु कहते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल के तौर पर जो नेशनल डिफेंस सिस्टम हो गया, स्ट्रीट लाइट्स हो गया, ये सबको हम लोग पब्लिक गुड्स के नाम से जानते हैं। फिर आता है आपका कम्प्लीमेंट्री, यानी एक साथ उपयोग की जाने वाली वस्तुएं और एक की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग गिरती है। जैसे कार और पेट्रोल। जैसे अगर कार की कीमत बढ़ जाएगा तो कार का कीमत बढ़ने से पेट्रोल का प्राइस घट जाएगा। कैसे? कार का कीमत बढ़ेगा तो लोग कार कम खरीदेगा, जिसके कारण पेट्रोल भी कम खपत होगा। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है ये क्या होती है? दोनों एक दूसरे के पूरक होती है। एक का डिमांड बढ़ने पर दूसरा का डिमांड क्या हो जाता है? घट जाता है। फिर आता है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये क्या कहते हैं? स्थानापन्न वस्तुएं, यानी एक दूसरे के स्थान पर उपयोग की जाने वाली वस्तु। जैसे कि कभी कभी आप चाय पी लीजिए, कभी कभी आप कॉफ़ी पी लिए, तो चाय और कॉफ़ी किस टाइप का चीज़ है? सब्स्टिट्यूट गुड्स। यानी कि आप चाय चाय भी पी सकते हैं, आप कॉफ़ी भी पी सकते हैं। ठीक, तो उस टाइप की वस्तुओं को हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाएं और उनका मॉडल कौन दिया था, ऑब्जेक्टिव क्या था, कितना टारगेट रेट हासिल किया था। और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जहां पर आपका 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो 5 ईयर प्लान्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से इसको सुनिएगा। और इस वीडियो को 2-3 बार आपको देखना होगा, एक बार देखेंगे तो आपको चीज़ें याद नहीं रहेगा। जब मल्टीपल टाइम आप एक सप्ताह में देख लेंगे 2-3 बार तो चीज़ें आपके ब्रेन में फिट हो जाएगा। जैसे अगर पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 ईयर प्लान में स्टार्ट कब से हुआ था, तो 1951 से इसका स्टार्ट हुआ था। और पहला पंचवर्षीय योजना जो आया था उसका जो टाइमलाइन था वो क्या था? 1951 से लेकर के 56 था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक पूछा जाता है कि ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था ये किस मॉडल पर आधारित था? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित था। टारगेट कितना रखा गया था? 2.1% का टारगेट रखा गया था, बट अचीव कितना हुआ था? अचीव 3.6% का अचीव हुआ था। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था, यानी किस चीज पर ज्यादा विकास करना है? तो कृषि पर ध्यान दिया गया था। तो पहला पंचवर्षीय योजना जो है आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया था। सेकंड 5 ईयर प्लान जो आया था ये आया था आपका टाइमलाइन 1956 से लेकर के 61 तक का टाइमलाइन है। ये किस मॉडल पर आधारित था? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये आधारित था। टारगेट था 4.5%, बट अचीव कितना हुआ था? 4.1% का। और इस टाइम जो है आपका हैवी इंडस्ट्री पर ध्यान दिया गया था। इसी टाइमलाइन पर जो एचईसी है, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन हो गया, जो सेल हो गया, इन सारी चीजों का क्या हुआ था? आपका विकास हुआ था। डैम हो गया, बहुत सारे डैम का निर्माण किया गया था ये सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर ही। फिर आपका आता है थर्ड 5 ईयर प्लान जिसका टाइमलाइन है 1966 से लेकर के 1961 से लेकर के 66 तक। ये किस मॉडल पर आधारित था? इसको हम लोग गाडगिल योजना या सैंडी एंड चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। इसका जो है टाइमलाइन काफ़ी खराब रहा, यानी कि इस टाइम टारगेट किया गया था 5.6% का, बट ओनली अचीव हुआ था 2.5% पर। और इस 5 ईयर प्लान में दोनों चीज़ों पर ध्यान दिया गया था, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पर। तो 1961 से 66 तक आपका थर्ड 5 ईयर प्लान चला। उसके बाद जो है प्लान हॉलीडे आया, जिसे हम लोग योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। ये लाया गया था क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंडिया चाइना वार हुआ था, इंडिया चाइना वार हुआ था थर्ड 5 ईयर प्लान के टाइम में। तो यही सब चीज़ों से निपटने के लिए आया आपका प्लान हॉलीडे, जिसका टाइमलाइन है 1966 से 69 तक। सूखा और युद्ध के कारण वार्षिक योजनाएं चलाई गई, यानी कि वार्षिक तरीके से चलाया गया। 5-5 साल काफी लंबा टाइम लाइन हो जाता है,
और चीज़ें जब ठीक नहीं रहता तो हम लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा पार्ट में काम को करते हैं। फिर सब कुछ जब ठीक हो गया तो 69 से 74 तक लाया गया फोर्थ 5 ईयर प्लान, जो कि आपका बेस्ड था गाडगिल फार्मूला या औसक रुद्रा मॉडल पर। इस टाइम टारगेट था 5.7% का, बट अचीव हुआ था 3.3% का। और इसका एम क्या था कि स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, यानी ग्रोथ करेंगे बट धीरे धीरे स्टेबल ग्रोथ करेंगे, और क्या, सेल्फ रिलायंस, यानी किसी और देश पर हम लोग क्या नहीं करेंगे, डिपेंडेबल नहीं रहेंगे। फिर आपका आया था फिफ्थ 5 ईयर प्लान, जिसका टाइमलाइन था 74 से लेकर के 78 तक का, जो कि आपका डीपी धर मॉडल पर आधारित था, और टारगेट था 4.1% का, अचीव हुआ था 5%। और इसमें जो एम रखा गया था गरीबी उन्मूलन और सेल्फ रिलायंस। नेक्स्ट आपका आ जाएगा रोलिंग प्लान, क्योंकि ये आप प्लान देखेंगे तो ये देखेंगे तो 4 साल का प्लान है। फिफ्थ 5 ईयर प्लान वाला हिसाब से 79 तक चलना चाहिए था, बट उस टाइम गवर्नमेंट चेंज हो गया था, तो जनता सरकार आई थी, तो वो क्या किया, 5 ईयर प्लान को कैंसिल कर दिया, यानी पंचवर्षीय योजना को कैंसिल करके कौन सा प्लान लाया, रोलिंग प्लान लाया, जिसका नाम था अनवरत योजना। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि रोलिंग प्लान को किस पार्टी सरकार ने आपका लॉन्च किया था, तो जनता पार्टी के द्वारा लॉन्च किया गया था। किस मॉडल पर आधारित था, तो गुन्नार मिडल मॉडल पर आधारित था, और यह 78 से लेकर के 80 तक चला। फिर आपका जनता पार्टी का सरकार चेंज हो गया, फिर कांग्रेस सत्ता में आई, और फिर से 5 ईयर प्लान लाया गया। और उसके बाद आया सिक्स्थ 5 ईयर प्लान, जो कि आपका टाइमलाइन चला 1980 से लेकर के 85 तक। ये किस मॉडल पर आधारित था, तो इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित था। ये कौन सा, सिक्स 5 ईयर प्लान। इसका जो टारगेट था वो 5.2% का टारगेट था। अचीव कितना हुआ था, 5.4% इसमें अचीव हुआ था। इसमें एम क्या रखा गया था कि गरीबी उन्मूलन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये आपका मेन एम था। फिर आया था आपका सेवेंथ 5 ईयर प्लान, जो कि आपका आधारित था जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर, और टारगेट था 5% का, अचीव हुआ था 5.8% का। फिर आपका आया था प्लान हॉलीडे ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस। हम लोग सभी जानते हैं कि पूरा विश्व में जो है 1991 में क्या आया था, इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए 5 ईयर प्लान ना ला करके क्या लाया गया, प्लान हॉलीडे लाया गया। फिर आपका आया था एट्थ 5 ईयर प्लान, आठवीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1992 से 1997 तक। और इस बार जो थीम था वो क्या था, मानव संसाधन विकास पर जोर दिया गया। नाइन्थ वाला भी आपका इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित था। फिर हम लोग टेंथ में जाएंगे तो 2002 से 7 तक चला। फिर हम लोग नीचे आएंगे तो 11th आएगा आपका। लास्ट वाला चलते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम आपका नज़दीक है। 12 5 ईयर प्लांट ये लाया गया था 2012 से लेकर के 2017 तक, और इसका टारगेट था 8% का, बट अचीव हुआ था 6.7% का। एम क्या था, तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास। ये प्लान को याद रखना है आपको, 12th 5 ईयर प्लान को। तो 12th 5 ईयर प्लान के बाद 5 ईयर प्लान जो है पंचवर्षीय योजना को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो लास्ट वाला आपको हर हाल में याद रखना है कि कब से कब तक का टाइमलाइन था, 12 से लेकर के 17 तक था। टारगेट था 8% का, अचीव हुआ था 6.7%। और जो एम था क्या था, फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा जो करंट वाला पार्ट है इकोनॉमिक्स का वो कंप्लीट हो जाता। अगर अब हम लोग बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट का जो स्टेटिक्स है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, जैसे कि पूछा जा सकता है कि द वेल्थ ऑफ नेशंस जो है, इसका लेखक कौन है, तो इसका लेखक का नाम है एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन, एडम स्मिथ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, तो जॉन माइनर्ड जो है आपका क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर है। फिर उसी टाइप से अगर हम लोग बात करें व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लग रहा, ठीक है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, जॉन मेनर्ड किनेस जो है ये आपका समष्टि अर्थशास्त्र का जनक है। और अगर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जब हम लोग इकोनॉमिक्स के कोई एक सिंगल यूनिट का स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो किसे कहते हैं, जब हम लोग एक समष्टि यानी कि एक इंटायर इकोनॉमी का अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। यहाँ से 2 पॉइंट याद रखना है। पहला तो एडम स्मिथ को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। कौन सा किताब लिखा था उन्होंने, तो द वेल्थ ऑफ नेशंस लिखा गया था, जो कि 1776 में पब्लिश हुआ था। और फिर आता है इकोनॉमिक्स को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका माइक्रो, एक होता है क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा होता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर का नाम है जॉन मैनर्ड केनेस, और माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में अंतर आपको यहाँ समझ में आया।
फिर सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स को देख कर जाएगा कि किस सेक्टर में कौन सा बिजनेस आता है। जैसे कि अगर आप बात करें एग्रीकल्चर, माइनिंग, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आता है। फिर आपका जो मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट है, इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ये आएगा आपका सेकेंडरी में आएगा। फिर जो सर्विस वाला पार्ट है, सर्विस सेक्टर, ये आएगा आपका टर्सरी सेक्टर में। फिर आपका आता है क्वार्टरनरी सेक्टर, जिसमें आपका जो एजुकेशन वाला, रिसर्च वाला, इसमें इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होता है, उसे हम लोग क्वार्टरनरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। फिर आपका आता है एक पंचम, फिफ्थ वाला, जिसे हम लोग क्वीनरी के नाम से जानते हैं। इसमें कौन आता है? जो लीगल एडवाइजर हो गया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, हाई क्वालिटी सर्विस विथ टॉप डिसीजन मेकर, ये आपका आ जाएगा क्वीनरी में। इकोनॉमिक का अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करें तो आपका तीन टाइप का इकोनॉमिक्स देखने को मिलेगा। एक होता है कैपिटलिस्ट, दूसरा होता है सोशलिस्ट, तीसरा होता है मिक्स्ड। ठीक, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? जैसे इसमें प्राइवेट ओनरशिप होता है, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे अमेरिका का, ब्रिटेन का अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवादी है, यानी वहाँ पर जो ओनरशिप है वो प्राइवेट है। अगर हम लोग सोशलिस्ट की बात करें, यानी कि उसमें सरकार की ओनरशिप होती है, स्टेट की ओनरशिप होती है, जैसे कि क्यूबा हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया। फिर मिक्स्ड होता है, जिसमें कैपिटल और सोशलिस्ट दोनों का गुण पाया जाता है। जैसे इंडिया में टाटा अंबानी भी है और इंडिया में आपका बीएसएनएल भी है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल हो जाएगा इंडिया। अब ये वाला पार्ट आप देख लीजिएगा। जैसे कि एक पूछा जा सकता है कि एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये किसके द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था? ये कॉन्सेप्ट आपका दिया गया था महबूब उल हक के द्वारा दिया गया था। अगर हम लोग एचडीआई की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, तो टॉप में कौन है? आपका आइसलैंड है, सबसे अंतिम में साउथ सूडान है, और इंडिया का पोजीशन 130वां है। तो यहाँ से एचडीआई में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का पोजीशन क्या है, ये आपको याद रखना है। ये 130 हो जाएगा। ठीक, प्लानिंग की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला आया था आपका विश्वेश्वरैया प्लान, जो कि आपका 1934 में आया था, जो कि पूरा का पूरा एक किताब लिखे थे जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, और 10 साल का प्लान इसमें दिया गया था। फिर नेशनल प्लानिंग कमेटी बना था, जो कि चेयरमैन था नेहरू जी, और सुभाष चंद्र बोस इसका फाउंडर था नेशनल प्लानिंग कमेटी का। तो ये आया था 1938। फिर आया था आपका बॉम्बे प्लान, जो कि आपका जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस टाइम पूरे ऑल ओवर इंडिया का, वे लोगों के द्वारा दिया गया था बॉम्बे प्लान। इसमें 8 लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा ये प्रेजेंट किया गया था। फिर गांधीयन प्लान लॉन्च किया गया था 1944 में श्रीमान नारायण के द्वारा। ये पूरा का पूरा गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित था। फिर पीपल्स प्लान आया था 1945 में एम एन रॉय के द्वारा, और सर्वोदया प्लान 1950 में आपका आज़ाद भारत का पहला प्लान ये है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन की जगह पर क्या बनाया गया? नीति आयोग बनाया गया। तो प्लानिंग कमीशन बनाया गया था 1950 में, और नीति आयोग को बनाया गया कब? 2015 में, प्लानिंग कमीशन की जगह। ये जो 1950 में जो प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, ये आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, जिसे अगस्त 2014 में क्या कर दिया गया था? भंग कर दिया गया। और प्लानिंग कमीशन का जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन था? नेहरू जी थे। नीति आयोग को 2015 में बनाया गया। थिंक टैंक है ये गवर्नमेंट का, यानी जितना भी सोचने समझने की काम है वो नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। इसका जो चेयरमैन होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। सीईओ जो है आपका सेक्रेटरी रैंक का कोई आईएएस होता है। सीएसओ एनएसओ की बात करें अगर हम लोग, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये 1951 में आपका सीएसओ की स्थापना हुई थी, और एनएसओ की स्थापना 2019 में किया गया। इसमें बेस ईयर जो रखा गया है नेशनल आई का गणना करने के लिए, वो 2011-12 रखा गया। सीएसओ एनएसओ क्या करता है? राष्ट्रीय आय की गणना करती है, तो ध्यान रखिएगा। अब कुछ रेवोल्यूशन है और उससे रिलेटेड आपका चीज़ है। जैसे पूछा जा सकता है कि व्हाइट रेवोल्यूशन किस चीज़ के लिए लाया गया था? तो दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम लोग लाए थे व्हाइट रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन लाया गया था मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए। उसी टाइप से इन सारी चीज़ों को आपको 1 बाय 1 याद रखना है, जिसमें आपको याद रखना है ये वाला केमिकल फर्टिलाइजर को हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर अगर देखेंगे आप, तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो होता है उसका क्लासिफिकेशन। तो माइक्रो हम लोग किसे कहते हैं? जब किसी कंपनी है, मान लेते हैं कोई फैक्ट्री है, और उस फैक्ट्री में जो मशीनरी लगा है, प्लांट में जो भी इक्विपमेंट लगा है, उसका निवेश अगर 1 करोड़ रुपया तक है, कितना है? 1 करोड़ तक, और उसका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ तक है, तो उसे हम लोग कहेंगे माइक्रो। क्या कहेंगे उसको? माइक्रो। फिर स्मॉल किसे कहेंगे? कि अगर वो कंपनी क्या कर रहा है कि प्लांट और मशीनरी पर
1 से 10 करोड़ रुपए तक का खर्च कर रहा है और उसका एनुअल टर्नओवर जो है 5 से 50 करोड़ का बीच है, तो उसे हम लोग स्मॉल कहेंगे। और मीडियम किसे कहेंगे हम लोग, जब प्लांट और मशीनरी पे 10 से 50 करोड़ का खर्चा कर रहा है और उसका एनुअल टर्नओवर 50 से 250 करोड़ तक का है, तो उसे हम लोग मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे। अब यहाँ पर कुछ वित्त संस्थान का नाम दिया है और वो कब स्थापित हुआ था ये पूछा जाता है बार बार, जिसमें आपको नाबार्ड वाला याद रखना है। कौन सा? नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। फिर जीएसटी के बारे में याद रखना है कि जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था 1 जुलाई 2017 का। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि वन नेशन वन टैक्स सिस्टम, और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, तो जीएसटी जो है आपका इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष कर है। ये डायरेक्टली आपसे वसूला नहीं जाता है। आप कोई सामान खरीदते हैं उसमें जीएसटी पहले से लगा हुआ रहता है, आपको पता भी नहीं चलता। तो जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स जो आपको दिखेगा, जो आप इनकम टैक्स पे करते हैं हर साल, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जो आप टैक्स तो पे करते हैं बट डायरेक्टली आप पे नहीं करते। तो जीएसटी को लागू किया गया था भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन करके लागू किया गया था? तो 101 नंबर का संशोधन था 2016 में। संशोधन हुआ था 2016 में और 17 में लागू किया गया। तो नया जो टैक्स स्लैब है जीएसटी का, वो कितना कैटेगरी में है? 4। 0%, 5%, 18% और 14%। तो इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कल के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारा चीज़ की स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है। बट ये सब डिपेंड करता है कि आप सेशन को कितना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा तो मोटिवेशन बना रहता है कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है, तो डेली बेसिस पर सेशन बनाया जाए। तो सेशन पूरा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, ताकि सभी को जो है बेनिफिट मिले। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है। पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स को 28 पेज में आपको लाया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलाकर के 28 पेज है। तो आप समझ सकते हैं कि 14 पेज के आसपास के नोट्स से कंप्लीट। अगर आप इस नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि आपका पूरा का पूरा बेस्ड है केवीएस एनवीएस के सिलेबस पर, तो उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए आपको एग्जाम नोनो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो एग्जाम नोनो एप्लीकेशन को आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। नोट्स में क्या क्या प्रोवाइड कराया जा रहा है आपको? पूरा का पूरा जीके का स्टैटिक पोर्शन, फिर आपका करंट अफेयर्स वाला पोर्शन प्रोवाइड कराया जा रहा है, और कंप्यूटर अवेयरनेस, और क्या? कंप्यूटर वाला पार्ट। तो आपको तीनों पार्ट यानी कि 120 नंबर का एक बढ़िया तैयारी आपको करने को मिलेगा। अभी भी 10 डेज टाइम है, तो आप पढ़ करके आप कर सकते हैं। वीडियो देखना तो पॉसिबल नहीं है अब कि सारा का वीडियो आप देख लीजिएगा, बट आप नोट्स को बार बार रिवाइज करके बहुत हद तक जीके को, करंट अफेयर्स को और कंप्यूटर में अच्छा से अच्छा मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।